तो क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी मोस्ट कंट्रोवर्शियल मूवी भाई रिलीज कर दी, जिसको लेकर लोग नोलन से बहुत ज्यादा गुस्सा हैं। More and more people are saying that the new Odyssey movie feels disconnected from the source material. But before the rest of the world could judge the film, one audience mattered the most to the makers. He wasn't writing it for black people. I'm sorry, but to put it quite frank, he wasn't. क्योंकि मूवी में कैरेक्टर्स एक्यूरेटली नहीं दिखाए गए हैं। Elon Musk said that by casting a black actress, Christopher Nolan had desecrated the Odyssey. It was, he said, an act of anti-white racism. कई जगह पर उस टाइम के हिसाब से एप्रोप्रिएट आउटफिट्स नहीं है। इवन मूवी का बजट तो देखो 250 मिलियन का था। Christopher Nolan is so good that he can get away with a lot of this stuff. All the DEI stuff that you thought was in there, it really is in there. एक स्पेशल कैमरा डिजाइन किया था IMAX ने सिर्फ इस फिल्म की शूट के लिए। We had gone to IMAX and sort of challenged them to create new cameras that were quiet, or at the very least create a blimp that would baffle the noise of the camera. पर फिर भी स्टोरी को कई जगह बस किक के लिए चेंज ही कर दिया गया। पर सिर्फ ये रीजंस काफी नहीं है, क्योंकि नोलन की ऑडिसी और रियल ऑडिसी में भाई बहुत ज्यादा फर्क है। No one could stand between me and home. Not even the gods. मैं राजीव कुमार बात करने वाला हूँ उन्हीं चीजों के बारे में जो ओरिजिनल ऑडिसी में तो थी, लेकिन नोलन की ऑडिसी में क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे मूवी से ऐसे हटा दी गई जैसे पार्लियामेंट के आगे खड़े पीसफुल प्रोटेस्टर्स करने वाले एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हों। तो ये कहानी आती है ग्रीक माइथोलॉजी से। सबसे पहले बात करते हैं कि ये किसी एक इंसान ने नहीं लिखी है। पहले ये ओरल पोएट्री की तरह सुनाई जाती थी, मतलब लिख के कहीं स्टोर नहीं हुई थी। जनरेशंस तक ये पोएम गा के सुनाई जाती थी। फिर जाके 700-600 BCE में होमर ने इसे लिखा, लेकिन होमर कौन था ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। कई सारे हिस्टोरियंस के हिसाब से होमर एक इंडिविजुअल था जिसने इलियड, ओडिसी और ऐसे और ग्रीक एपिक्स लिखे थे। और बाकी हिस्टोरियंस का भाई देखो मानना है कि होमर एक्चुअल में एक टर्म है जो यूज किया जाता था उस टाइम के राइटर्स के लिए। तो होमर की ओडिसी को फिर आगे जाके एक महान कवि ने छोटे छोटे हिस्से करके 24 बुक्स में डिवाइड कर दिया था और उन्हीं को ट्रांसलेट करके आज तक सुनाया जाता है। और इस वीडियो के लिए भी हम उसी ओरिजिनल 24 बुक्स के इंग्लिश ट्रांसलेशन वर्जन के हिसाब से हम ये देखेंगे कि नोलन सर ने IMAX का कैमरा लेने के चक्कर में कहीं बजट ही तो कट नहीं कर दिया था। तो सबसे पहले अपने घर जाने की जर्नी में ओडेसियस और उसकी आर्मी जब देखते हैं साइक्लॉप्स, जो एक आंख वाला मॉन्स्टर होता है ना, इतना बड़ा सा, जिसके साथ वो केव में बंद भी हो जाते हैं और मूवी में ओडेसियस और उसके आदमी उसकी आंख फोड़ देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। लेकिन असली कहानी में और भी ज्यादा डिटेल्स थी। जब साइक्लॉप्स ओडेसियस की आर्मी के कुछ लोगों को खा जाता है तब ओडेसियस प्लान बनाता है और साइक्लॉप्स को कुछ पिला के उसे अपना नाम बताता है नोबडी, ताकि जब वो उसे मारे तो चिल्लाए नोबडी हर्ट मी। और नशे में उसकी आंख में जलता हुआ भाई गरम गरम लकड़ी का टुकड़ा घुसा देता है। लेकिन ओडेसियस ने प्राइड में आकर रुक के उसे अपना नाम ही बता दिया। इसलिए बुक्स में साइक्लॉप्स अपने पापा पोसेइडन को कंप्लेन करता है कि ओडेसियस हर्ट मी। मतलब रियल कहानी में अगर वो अपना रियल नाम नहीं बताता तो शायद जो पोसेइडन इतना गुस्सा हो गया था वो कभी होता ही नहीं और वो एना हैथवे और टॉम हॉलैंड से शायद जल्दी मिल पाता। No one could stand between me and home. Not even the gods. और ये अकेला आइसलैंड नहीं है जिसको लेके मूवी में चेंजेस किए गए। हमें मूवी में बहुत आगे जाके एक आइसलैंड दिखाया जाता है जहां पहुंच के उन लोगों को वापस भागना पड़ता है, क्योंकि वहां पे आर्मर्स में बहुत सारे खलीज उन्हें मारने के लिए पीछे पड़ गए थे। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं असल में ये खलीज मूवी से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मूवी में तो भाई इन्हें आर्मर्ड सोल्जर्स दिखाया है जो जंगल को मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन बुक में इन्हें जायंट कैनिबल्स कहा गया है। हाँ, मतलब वो लोग जो डाइट कोक की कैन से गन्स बनाते हैं। और असली कहानी में ओडेसियस सबको शोर से दूर रहने के लिए बोलता है, सिर्फ 3 लोगों को अंदर भेजता है और उनमें से एक को तो वहां की रानी तुरंत ही खा जाती है और उनकी वजह से वो शोर पे रुके हुए शिप्स को भी पकड़ लेते हैं।
उस वक्त ओडिसियस के पास 12 शिप्स थे टोटल, और उनमें से 11 शिप्स को जायंट्स ने तबाह कर दिया था, और उनपे जितने भी सोल्जर्स थे वो सब के सब मारे गए। पर ओडिसियस का शिप बस इसलिए बच जाता है क्योंकि वो पानी में बहुत अंदर जाके रुका हुआ था, तो ये उसकी जर्नी का सबसे बड़ा लॉस था, लेकिन मूवी में इसे बहुत ज्यादा टोन डाउन कर दिया था। अब पता नहीं भाई नोलन चचा खली को वेजिटेरियन दिखाना चाहते थे या इस सीन के लिए एक्ट्रेस ने ही मना कर दिया था, क्योंकि भाई नोलन सर वीएफएक्स थोड़ी करते हैं, वो तो रियल शूट करते हैं ना। एंड इसके बाद थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब एलियट पेज की कास्टिंग की न्यूज आई थी तब किसी ने भाई रूमर फैला दिया था कि ये एक्लीज का कैरेक्टर प्ले करेगा, और इंटरनेट ने भाई जम के नोलन और एलियट को ट्रोल भी किया था। लेकिन भाई इस मूवी में एलियट पहले तो एक्लीज प्ले नहीं कर रहा था, और वो जो कैरेक्टर प्ले कर रहा था वो असली स्टोरी में कहीं था ही नहीं। एलियट एक सिनन नाम का कैरेक्टर प्ले करता है, जिसका खुद में बस इतना सा सिग्निफिकेंस है कि उसे ऑडियंस ने सच ना बता के धोखा दिया था। उसके अलावा उसे बस रॉबर्ट पैटिसन के कैरेक्टर के आर्क के लिए रखा गया था बस। और एक और चेंज नोलन सर ने जो किया है इस मूवी में, तो इसमें ओडिसियस का बेटा टेलेमेकस जब अपने बाप को ढूंढने निकलता है तो वो वापस आते वक्त पायलॉस में रुक जाता है, जहां उसके राज्य में रुके हुए शूटर्स उस पे हमला कर देते हैं, और ये बात ओडिसियस को भी पता चल जाती है, और मूवी में वो वहां जाके भिखारी का बेस लेकर उसे बचा भी लेता है। लेकिन असली कहानी में ओडिसियस कभी वहां जाता ही नहीं है, बल्कि एथेना, एक गॉडेस जो ओडिसियस का साथ दे रही थी फॉर पर्सनल रीजंस, आई डोंट नो, वो टेलेमेकस के साथ एक आदमी का भेस लेकर जाती है जिसका नाम था मेंटर। और नहीं गाइस, होमर जी इतने आलसी नहीं थे कि मेंटर का नाम मेंटर ही रख दिया। दरअसल मेंटर वर्ड पहली बार यहीं से आया था, और ये मेंटर ही टेलेमेकस की मदद करता है वहां से निकलने में, और फिर जाके वो उस अंधे अंकल की झोपड़ी में अपने बाप से मिलता है। लेकिन शायद नोलन सर किसी भी गॉड या गॉडेस का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ओडिसियस का ये पायलॉस वाला वीजा लगवा दिया था। पूरी कहानी में कई सारे ग्रीक गॉड्स थे, उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी, जैसे कि ज़ूस, हर्मस, पोसेडियन, ऋतिक रोशन, एथीना। लेकिन नोलन चचा ने इस मूवी से भगवान को ऐसे हटा दिया जैसे पुलिस ने सोनम वांगचुक को हटा दिया था। इवन कहानी की शुरुआत ही ज़ूस के माउंट ओलंपस से होती है, जहां सारे भगवान बैठ के डिसाइड कर रहे होते हैं कि ओडिसियस की कब कब और कितनी कितनी लंका लगानी है इन्हें, और हमारी एथेना दीदी वहीं से ओडिसियस को डिफेंड कर रही थी। लेकिन हमारे महान डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के फैन नोलन ने वो सीन भी हटा दिया, और उसके अलावा जो जो दिक्कतें ओडिसियस को समुद्र में होती है उन सब में पोसेडियन डायरेक्टली इन्वॉल्व दिखता है। इवन एथेना भी पूरी जर्नी में उसे बचाती है, शूटर से लड़ने में भी वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिखाती है। नोलन सर ने कहानी को मॉडर्नाइज तो किया, लेकिन इकलौती फीमेल वॉरियर का रोल ही काट दिया। सर ने बस गॉड्स की एग्जिस्टेंस को एक क्वेश्चनेबल स्टेट में रखा है कि वो हो भी सकते हैं वहां और नहीं भी हो सकते हैं वहां। सब चीजें नेचुरल थी, बस ये लोग उसे भगवान का नाम दे रहे थे। हो सकता है एथेना उसके साथ हो, या फिर ये बस उसका दिमाग का ट्रॉमा हो। तो वैसे तो अखिलीज इस स्टोरी में कहीं नहीं है, क्योंकि वो ट्रॉय की जंग में ही मारा जाता है। पहली बात तो ये कि लोगों को ये लगा ही क्यों कि इस मूवी में वो होगा भी, और अगर होता भी तो एलियट पेज ही परफेक्ट कैंडिडेट होती भाई अखिलीज के लिए। पर मैं पहले बता देता हूं अखिलीज की रियल स्टोरी क्या थी। तो जिसने ब्रैड पिट वाली ट्रॉय देखी होगी उसे पता होगा कि अखिलीज की मदर की प्रोफेसी थी कि अगर अखिलीज वॉर में जाएगा तो वो वहीं मर जाएगा, लेकिन उसकी कहानी अमर हो जाएगी, और अगर वो नहीं गया तो वो अच्छी खासी हंसी खुशी वाली जिंदगी बिताएगा। लेकिन सिप्रिया की कहानी के हिसाब से अखिलीज की माँ जब ये सब बताती है तब वो वॉर से भागना चाहता है, और उसकी माँ उसे लड़की का भेष बना के भगा भी देती है ताकि उसे ट्रॉय की वॉर में ना जाना पड़े। वहां वो बहुत वक्त तक रहता भी है, रहती है, और उसे लाइकोमेड्स अपनी बेटी की तरह ट्रीट भी करता है, और अखिलीज राजा की ही बेटी के साथ चक्कर चला लेता है, और उनका आगे जाकर एक बेटा भी होता है उससे। पर वॉर के लिए अखिलीज जरूरी था, इसलिए वो ओडिसियस को भेजता है अखिलीज को ढूंढने के लिए, और ओडिसियस उसे अपनी चालाकी से ढूंढ भी लेता है। अब थोड़ा सा वापस मैं कहानी पर आ जाता हूँ, मतलब मैं कहानी के उस हिस्से पर आता हूँ जो मुद्दा तो इतना बड़ा था नहीं, पर होमर भाई साहब ने तो वो आधी नींद में लिख के छोड़ दिया था, लेकिन हमारे नोलन चाचा ने बाकी के पार्ट्स काट ही दिए।
मतलब उनका टाइम मिला के इस पार्ट को दे दिया सिर्फ मूवी में बदले वाला एंगल और एक अच्छी एंडिंग दिखाने के लिए। तुम्हें पहले ये बता देता हूँ, सूटर्स मतलब वो लोग जो आके मेहमान बन के वहां एथिका में रहने लग गए थे और एना हैथवे से शादी भी करना चाह रहे थे और इंतजार कर रहे थे बस एना हैथवे की परमिशन का। वैसे एना हैथवे से शादी कौन नहीं करना चाहता यार। पर ये लोग होमर की ओडिसी में बस एक छोटा सा चैप्टर थे। उन्होंने रॉबर्ट पैटिंसन को रखा ही सूटर्स में ताकि सूटर्स का रोल एक मेजर पार्ट बन जाए स्टोरी का, जो कि थोड़ा समझ में भी आता है क्योंकि हॉलीवुड हो या बॉलीवुड, एपिक फाइट सीन्स के बिना देखो एंडिंग जैसी नहीं लगती है। और जो लोग वो बो एंड एरो वाले सीन को लेकर ये कह रहे हैं कि भाई कॉपी है, तो उनके लिए भाई एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन दे देता हूं कि एंशिएंट इंडिया और ग्रीस ट्रेड रूट्स अपने शेयर करते थे और इसी वजह से दोनों एम्पायर्स की जो कल्चरल स्टोरीज है, रेफरेंसेस है, वो आपस में शेयर भी करते हैं। इवन संस्कृत, ग्रीक, ओल्ड नॉर्स सेम लैंग्वेज फैमिली से आती हैं, जिनमें से सबसे पुरानी जो है वो संस्कृत ही है। हो सकता है नोलन भाई ने ये पूरा धनुष वाला सीन सिर्फ बेट करने के लिए रखा हो, क्योंकि एक सीन जो ओडेसियस और पेनिलोपी की कहानी का इंपॉर्टेंट पार्ट था वो नोलन सर ने बिल्कुल ही निकाल दिया, क्योंकि पेनिलोपी भाभी भाई इतनी गलीबल नहीं थी कि 20 साल बाद आके बस एक धनुष वाला सीन हुआ और उन्होंने उसे अपना पति मान लिया। होमर की ओडिसी में धनुष वाले चैप्टर के बाद एक और टेस्ट आता है जिसमें पेनिलोपे अपनी नौकरों से कहती हैं कि भाई वो जो बेडरूम में बेड है ना, उसे खिसका के रिपोजिशन कर दो। वो वहीं पर लगे हुए पेड़ की टहनी को काट कर बनाया गया था। ये बात सिर्फ वो और ओडिसियस ही जानते थे, तो उसे कभी भी हिलाया नहीं जा सकता। तो जब पेनिलोपे अपने नौकरों को ऑर्डर देती हैं, तभी ओडिसियस तुरंत नौकरों को रोक देते हैं कि ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि वो बेड कभी वहां से हिलेगा ही नहीं। और इसी टेस्ट के बाद पेनिलोपे ने माना था कि 20 साल बाद जो लौटा है वो ओडिसियस ही है, ना कि कोई बहरूपिया। अब जिसने भी मूवी देखी उसे पता ही होगा कि टेलेमेकस एक आइडियल बेटा है जो अपनी माँ की इज्जत करता है और अपने बाप को ढूंढने के लिए निकल जाता है, सूटर्स से लड़ता है। बट होमर की कहानी में इसमें एक छोटा सा चेंज है। असली ओडिसी में टेलेमेकस एक टिपिकल पेट्रियार्कल आदमी है जो 20 साल का नौजवान है और जाबाज योद्धा भी है, जो अपने बाप के बारे में वैसे तो ज्यादा नहीं सोचता जब तक वो उसे ढूंढने नहीं निकलता। और वो अपनी माँ को भाई ऐसे ट्रीट करता है जैसे एक टिपिकल पेट्रियार्कल सोसाइटी में होता है। वो उसकी बात भी नहीं सुनता, हमेशा चुप करवा देता है अपनी माँ को। इनफैक्ट एक किस्से में जब पेनिलोपे एक बात कर रही होती है तो वो अपनी माँ को ही चुप करवा देता है और कहता है चुप रहो, मर्दों के बीच में तुम्हारा कोई काम नहीं है। और दूसरी तरफ मूवी में हमें उन दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा दिखाया गया है। एंड वन मोर फन फैक्ट, एक दूसरी ग्रीक कहानी के हिसाब से टेलेमेकस आगे जाके सिरका से शादी करता है, जिसके साथ ओडिसियस उसके आइलैंड पे रह रहा था और उसके साथ उसका एक बेटा भी था, और उसी बेटे ने आगे जाके ओडिसियस को मार दिया था और पेनिलोपे से शादी भी कर ली थी। आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पहली बार सुन के तो भाई मेरा भी दिमाग घूम गया था। तो मूवी में जिस आइसलैंड पे वो कैलिप्सो के साथ रहता है लोटस फ्लावर की वजह से, वहां लोटस फ्लावर कभी थे ही नहीं। असली कहानी में लोटस फ्लावर वाली स्टोरी बिल्कुल अलग जगह होती है और असली कहानी में ओडिसियस को सब कुछ याद रहता है जब वो उसके आइसलैंड पे पहुंचता है, और वो 7-8 साल जब वहां रहता है तब वो जाना ही नहीं चाहता था भाई अपने घर। पर कैलिप्सो उससे प्यार करती है और बिना किसी रिसोर्सेज के उसके आइलैंड पे पहुंचे ओडिसियस की मदद वो रिसोर्सेज दे के कर सकती थी, लेकिन करती नहीं है क्योंकि वो उसे वहीं रखना चाहती थी। जबकि मूवी में उसका अलग ही एंगल दिखाया गया और असली कहानी में वो उसे तब जाने देती है जब ज़ूस खुद मैसेज भिजवाते हैं कि दूसरे के मर्द को किडनैप करके नहीं रखते, उसे जाने देना गमा। इनफैक्ट रियल स्टोरी में जहां 12 अलग अलग जगहों या ऑब्स्टिकल का मेंशन था ना, वहां नोलन ने बहुत चीजें निकाल दी हैं स्टोरी से। जैसे कि सबसे पहले ट्रॉय से निकलते ही ओडिसियस और उसकी सारी शिप्स जाती हैं सिकोन्स में, जो ट्रॉय का एलाई नेशन है। वहां ये लोग लड़ते हैं, लोगों को मारते हैं और इसी चक्कर में उनकी सेना के 72 लोग मारे जाते हैं। उसके बाद वो एक आइलैंड पे जाते हैं जहां लोटस फ्लावर था, जिन्हें खा के लोग सब भूल जाते थे कि वो वहां करने क्या आए हैं, वो रहते कहां थे। एंड ओडिसियस वो खाता तक नहीं था, उसकी सेना ही पागलों की तरह उन पे टूट पड़ती थी और ओडिसियस बहुत मुश्किल से उन सब को वहां से ले जाता है। उसके बाद वो जाके वन आई मॉन्स्टर वाले आइलैंड पे जाता है एंड इवन आफ्टर दैट हवा के देवता एलिस और ओडिसियस की मीटिंग तक होती है, वो तक निकाल दी है सर ने पिक्चर से। और सर्क जिसने ओडिसियस की सेना को पिग बना दिया था, वहां वो ऑलमोस्ट 1 साल से ज्यादा रुका था और उस 1 साल में उन दोनों के बीच में बहुत भाई गुलगुल हुआ था।
वो तो उसके सैनिक उसे याद दिलाते ही हैं कि भाभी 2 के साथ भी टाइम स्पेंड कर लिया था, तो भाभी 1 के पास भी चले जाना चाहिए ना। लेकिन एक चीज जो स्टोरी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो चीज भी भाई नोलन ने चेंज कर दी। ओडेसियस, जिसे नोलन ने एकदम हीरोइक दिखाया है, जो ट्रोजन वॉर के बाद गिल्ट में चला गया था, एक आइडियल राजा है वो असली कहानी में ऐसा है नहीं। सबसे बड़ा चेंज है कि नोलन ने ओडिसियस की प्राइड ही हटा दी, इवन उसकी जो चालाकी है वो तक हटा दी। होमर की ओडिसी का ये सबसे प्रोमिनेंट पार्ट था कि ही वाज कनिंग एंड प्राइडफुल पर्सन, और जो वॉर पीटीएसडी दिखाई गई है वो रियल स्टोरी में कहीं पर भी नहीं है। वो उस मॉन्स्टर को अपना नाम प्राइड के चक्कर में बता देता था, अपनी समझदारी से सिरका के जानवर वाले कर्ज से बच जाता है वो, एंड इवन अपनी आर्मी को भी वापस इंसान बनवा लेता है वो, इतना चालाक था वो। और मूवी में उसे बस लॉयल दिखाया गया। कैलिप्सो के साथ भी 2 बच्चे हैं जो होमर की ओडिसी में तो मेंशन ही नहीं है, लेकिन एक दूसरी ग्रीक बुक है जो गॉड्स की ब्लड लाइन एंड फैमिली ट्री मेंटेन करती है, उसमें ये सब बताया गया है। इवन वो कभी अपनी मेमोरी लॉस करता ही नहीं था गाइस। एंड मूवी में 7 साल तक वो लोटस फ्लावर खाते हुए दिखाया गया है। नोलन टर्न्ड हिज कैरेक्टर कंप्लीटली अपसाइड डाउन, जिसकी वजह से मैं इस एडेप्टेशन को थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। सॉरी, थोड़ा ज्यादा ही कर दिया। मतलब होमर की ओरिजिनल कहानी जो प्राइड, एडवेंचर, ईगो और मिथिकल थीम्स को एक्सप्लोर करती थी, उसे नोलन सर ने उठा के एक मॉडर्न टाइम के हिसाब से सॉफ्ट वॉर टॉर्न हीरो, जिसे पीटीएसडी है, रिग्रेट है, आइडियल हीरो है और साइकोलॉजिकल थीम्स में भाई चेंज कर दिया, जो उन ऑडियंस के लिए तो अच्छा है जिन्हें कभी ग्रीक माइथोलॉजी या ओडिसी नहीं पढ़ी है। लेकिन जैसे रामायण में अगर श्री राम या लक्ष्मण के कैरेक्टर को अगर कोई डायरेक्टर अपनी मूवी में स्टोरी लाइन के हिसाब से ढालने के लिए चेंज कर देता है, तो हमारे जो इमोशंस होंगे वो कहीं ना कहीं हर्ट तो होंगे। कई लोग के इमोशंस ड्रिवन ओपिनियंस भी आ रही हैं ओडिसी को लेके, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो लोग जो बोल रहे हैं ट्रैविस स्कॉट से प्रॉब्लम है भाई हमें। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो मूवी देखने के बाद डिसअपॉइंट हुए हैं। एंड नोलन जो आर्टिस्टिक टेक लेते हैं अपनी हर पिक्चर में, वो भी मुझे अच्छा लगा। एंड मैं ये कह रहा हूं, पिक्चर में थोड़ी डेप्थ मिसिंग तो थी, बट एक ग्रीक माइथोलॉजी में इंटरेस्टेड और एक्चुअल बुक्स और पोएम्स पढ़ने वाले मेरे दोस्त का जो टेक है, वो मैं अगर कोट करूं तो द ओडिसी उन लोग के लिए बनी है जो या तो ग्रीक माइथोलॉजी नहीं पढ़ते या जो ग्रीक माइथोलॉजी को अलग लेंस से देखते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है गाइस, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को तुम लाइक भी कर सकते हो। हम मिलते हैं गाइस अगली ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।